हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हो आप सभी। मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर मोस्ट अवेटेड मूवी नॉस्फेरातु आ चुकी है, जिसे अब तक 22 अवार्ड मिल चुके हैं और ये मूवी 1922 की आइकॉनिक मूवी नॉस्फेरातु का ही रीमेक है। और मैं आपको बता दूं कि नॉस्फेरातु का मतलब होता है वैम्पायर और ये मूवी एक वैम्पायर और एक इंसान की लव स्टोरी पर बेस्ड है। और इस मूवी को IMDb पर अब तक 7.1 स्टार आउट ऑफ 10 मिल चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा हाई रेटिंग है। और रॉटेन टोमेटो पर यह भी 85% फ्रेश है। हालांकि ये मूवी अभी एक हफ्ता पहले ही रिलीज हुई है, लेकिन इसके हिसाब से इसकी रेटिंग काफी हाई है। तो मूवी की शुरुआत होती है एलन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो प्रे कर रही थी कि वो बिल्कुल अकेली है और उसे कंपेनियनशिप चाहिए। तो अगर कोई एंजल या कोई एंटिटी जो भी उसे सुन रहा है वो उसके पास आए और उसे अपनी लवर के रूप में एक्सेप्ट कर ले। लेकिन बदकिस्मती से उसकी ये बातें एक डीमन सुन लेता है, जिसका नाम था काउंट ऑरलॉक। और वो डीमन एलन की कॉल को रिप्लाई करता है और उसे अपनी लवर के रूप में चुन लेता है। ऑरलॉक एलन को अपने पास बुलाता है और एलन बिना सोचे समझे उसकी तरफ जाने लगती है कि वो एक डीमन है और एलन एक इंसान है। एलन अपने घर से बाहर ऑरलॉक की तरफ जाती है, जो कहता है कि तुम इंसानों के लिए तो बनी ही नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए बनी हो और अब से तुम पर सिर्फ मेरा हक है। और वो कहता है एक्सेप्ट मी एज योर लवर, और एलन भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और दरअसल ये एक तरह की ओथ थी, जिससे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इसके फौरन बाद ऑरलॉक उसे पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। खैर सीन यहाँ कट होकर कुछ सालों के बाद यानी 1838 के बाद का सीन दिखाते हैं कि एलन की शादी थॉमस नामी एक लड़के से हो चुकी थी, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है और एक इंसान है। और ये दोनों जर्मनी के शहर विस्बर्ग में रहते हैं। और एलन अपने पास्ट यानी ऑरलॉक को भुला चुकी थी, पर ऑरलॉक उसे नहीं भूला था और वो एलन पर अभी भी नजर रखे हुए था। और उसने एलन के साथ अभी भी साइकिक कांटेक्ट बना रखा था, जिसकी वजह से शादी के बाद भी एलन को डरावने सपने आते रहते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और वो थॉमस को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती। एक दिन थॉमस का बॉस उसकी सर्विसेज से खुश होकर उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देता है। वो बताता है कि उनका एक नया क्लाइंट है काउंट ऑरलॉक, और वो हमसे एक बिल्डिंग खरीदना चाहता है जिसका नाम ग्रेनिवाल्ड मैनर है और वो एक अबेंडन बिल्डिंग है। और इस वक्त वो क्लाइंट ट्रांसिल्वेनिया के एक मेंशन में है, तो तुम उनके पास ट्रांसिल्वेनिया जाओ और उनसे डील करो। वो एक रिच टाइकून है जो तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें बहुत अच्छा कमीशन भी देगा। वहाँ जाने में तुम्हें तकरीबन 3 हफ्ते लग सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, पर सोचो कि तुम्हें इससे इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि तुम अपना और अपनी वाइफ का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। और यही नहीं, अगर तुमने ये डील कर ली तो मैं तुम्हें वापसी पर प्रमोशन भी दूंगा। और मैं ये काम तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूँ क्योंकि तुम इस काबिल हो। तो थॉमस सोच में पड़ जाता है कि उसे अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इतनी दूर जाना पड़ेगा और पता नहीं इस काम में कितना टाइम लग जाए। और वो सोचता है कि एलन को कैसे मनाए। खैर वो किसी तरह से एलन से बात करके उसे राजी करने की कोशिश करता है, पर एलन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं जिसमें मुझे तुम मरे हुए नजर आते हो, प्लीज मत जाओ। लेकिन थॉमस उसे समझाता है कि इसका जाना बहुत जरूरी है और ये सब वो एलन के आने वाले बेटर फ्यूचर के लिए ही कर रहा है। और सपने तो बस सपने हैं, एक वहम की तरह उन्हें भूल जाओ। और इधर हम थॉमस के बॉस हर्नॉक को देखते हैं, जो नेकेड होकर कोई रिचुअल कर रहा था, विच रिवील्स के वो भी ऑरलॉक के साथ मिला हुआ था। और वो थॉमस को जानबूझकर ऑरलॉक के कहने पर ही एलन से दूर भेज रहा था। और ये डील तो सिर्फ एक ट्रैप था थॉमस को एलन से दूर भेजने के लिए। इधर थॉमस जैसे तैसे करके एलन को मना लेता है और बहुत ही दुखी दिल के साथ एलन उसे सी ऑफ करने के लिए आती है। पर थॉमस एलन को अपने एक दोस्त फ्रेडरिक और उसकी वाइफ एना के पास छोड़कर जाता है, ताकि एलन उनके साथ सेफ रहे। फ्रेडरिक एक शिप मर्चेंट है और काफी अमीर है। इसकी अपनी 2 बेटियां हैं और इसकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है। क्या जाते वक्त एलन थॉमस को अपना एक पेंडेंट देती है, जिसके अंदर उसकी अपनी फोटो लगी हुई थी। और वो थॉमस से कहती है कि प्रॉमिस करो कि वो हर रोज उससे लेटर लिखेगा, ताकि एलन को उसकी खैरियत का पता चलता रहे। थॉमस मान जाता है और अपने घोड़े पर ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल जाता है। और कुछ हफ्तों के बाद वो ट्रांसिल्वेनिया के एक गांव में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो गांव वालों से ऑरलॉक के मेंशन के बारे में पूछता है, जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं और वो उसे वहां से जाने का कहते हैं, क्योंकि वो कोई पागल ही है जो ऑरलॉक का पता पूछ रहा था। जिस पर थॉमस उन्हें काफी सारे पैसे ऑफर करता है कि वो बस एक रात के लिए उसे वहाँ स्टे करने दें और उसे ऑरलॉक के मेंशन का एड्रेस दे दें, बाकी काम उसका है, क्योंकि वो काफी दूर से सिर्फ ऑरलॉक से मिलने के लिए आया है। और पैसे देखकर गाँव के लोग मान जाते हैं और वो उसे रात रुकने के लिए एक रूम देते हैं और उसे वार्न करते हैं कि ऑरलॉक के मेंशन में ना जाए, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। वो एक डिमोनिक शक्ल वाला इंसान है। और इन बातों पर थॉमस ज्यादा गौर नहीं करता कि शायद से गांव वाले ऐसे ही कह रहे होंगे। खैर रात में जब थॉमस सो रहा था तो उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर गांव के कुछ लोग एक नेकेड लड़की को घोड़े पर बिठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। थॉमस उनके पीछे जाता है और पता चलता है कि वो कोई और लोग नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटिंग कल्ट था। ये कल्ट एक जगह जाकर रुकता है जहाँ
वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी और दिखने में वो काफी क्रीपी थी और ये दरअसल एक वैम्पायर की लाश थी। तो उस कल्ट का लीडर एक आयरन स्टिक से उस लाश की चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिससे वो वैम्पायर तड़प तड़प कर मर जाता है। और अचानक थॉमस की आंख खुल जाती है और वो खुद को अपने बेड पर देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था या सच में। और अचानक उसकी नजर अपने पाँव पर पड़ती है, जिस पर काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि वो सच में वहाँ गया था और वो सब कुछ सच था। और जब वो अपने कमरे से बाहर आता है तो वहाँ से गाँव के सब लोग गायब थे, जो कि काफी वेयर था। और तो और उसका घोड़ा भी गायब था, जो शायद गाँव वाले ही अपने साथ ले गए होंगे ताकि थॉमस ऑरलॉक के पास ना जा सके। थॉमस फिर भी नहीं रुकता और वो बिना एड्रेस और घोड़े के पैदल ही चलने लगता है। और चलते चलते रात हो जाती है और वो एक सुनसान चौराहे पर अकेला खड़ा सोच रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक उसके सामने एक बग्गी आ जाती है और पूरा माहौल क्रीपी हो जाता है। उस बग्गी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो बग्गी ऑरलॉक डेमन ने ही भेजी थी। और थॉमस के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और वो बहुत थक चुका था, तो वो ना चाहते हुए भी बग्गी में बैठ जाता है और वो बग्गी ऑरलॉक के मेंशन की तरफ जाने लगती है। थॉमस काफी डर जाता है क्योंकि उसने गाँव वालों से ऑरलॉक के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही देर में वो मेंशन के गेट पर पहुंच जाता है। मेंशन का गेट खुलता है और अंदर एक 7 फुट लंबा इंसान खड़ा हुआ था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही काउंट ऑरलॉक डीमन था, जो उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। और थॉमस उसके पीछे जाने लगता है। अंदर जाकर ऑरलॉक थॉमस पर गुस्सा करता है कि उसने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। क्या वो नहीं जानता कि वो कितनी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। अब ऑरलॉक की बातें सुनकर थॉमस भी थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि उसकी शक्ल और उसके हाथ पांव देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। लेकिन थॉमस सॉरी सर बोलता है, पर ऑरलॉक उस पर गुस्से में आकर चिल्लाता है कि वो उसे सर नहीं बल्कि माय लॉर्ड कहकर बुलाए, क्योंकि बाकी सब लोग भी उसे माय लॉर्ड ही कहते हैं। तो थॉमस फिर से घबराते हुए उसे माय लॉर्ड बुलाता है, जिस पर ऑरलॉक उसे ड्रिंक और ब्रेड खाने को देता है। पर ब्रेड काटते वक्त थॉमस का हाथ कट जाता है, जिससे इसके हाथ से खून बहने लगता है और खून को बहता हुआ देखकर उसकी खुशबू से ऑरलॉक बेकाबू हो जाता है और वो अचानक थॉमस पर हमला करके उसकी चेस्ट को काट कर उसका खून पीने लगता है, पर वो उसे जान से नहीं मारता, जिससे थॉमस बेहोश हो जाता है। खैर अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुलती है तो वो रात में क्या हुआ वो सब कुछ भूल चुका था, जो कि शायद से ऑरलॉक की पावर्स का असर था। पर उसे अपनी चेस्ट पर पेन हो रहा था और जब वो अपनी चेस्ट को एक आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी चेस्ट पर किसी के काटने के निशान थे, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। और हैरत की बात ये थी कि ऑरलॉक भी गायब था और थॉमस के बार बार बुलाने पर भी जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो समझता है कि शायद से ऑरलॉक कहीं बाहर गया होगा किसी काम से। और तभी उसे मेंशन में कुछ चूहे नजर आते हैं, तो वो समझता है कि शायद नींद में किसी चूहे ने ही उसे काट लिया होगा, जिसके दांतों के निशान उसकी चेस्ट पर थे। और रात में जब ऑरलॉक जब सामने आता है तो थॉमस उससे पूछता है कि आप कहाँ पर थे, जिस पर ऑरलॉक झूठ बोलता है कि वो किसी काम से बाहर गया था, उसे कुछ पेपर्स रेडी करवाने थे। और अचानक ऑरलॉक को थॉमस के गले में एलन का पेंडेंट नजर आता है और वो देखने के लिए थॉमस से वो पेंडेंट मांग लेता है, जिसमें एलन की फोटो भी थी। फिर ऑरलॉक वो पेंडेंट देखते हुए थॉमस को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कहता है, जो कि उस बिल्डिंग के बारे में था जिसे वो खरीदना चाहता था, जिसकी डील के लिए थॉमस यहाँ पर आया था। पर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी फॉरेन लैंग्वेज में था, जिसकी वजह से थॉमस कुछ पढ़ भी नहीं पाता और वो बिना पढ़े ही उसे साइन कर देता है, जिस पर ऑरलॉक उससे खुश होकर उसे कमीशन के तौर पर सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली देता है। और असल में ये कॉन्ट्रैक्ट किसी बिल्डिंग का नहीं बल्कि एलन और थॉमस के डिवोर्स का था। खैर थॉमस अब ऑरलॉक से कहता है कि डील हो चुकी है तो अब उसे वापस जाना है, क्योंकि उसे आए हुए काफी दिन हो गए हैं और उसकी फैमिली उसका वेट कर रही है, तो आज वो वापसी के लिए निकल जाएगा। जिस पर ऑरलॉक उसे कुछ और दिन वहाँ रुकने का कहता है कि घूमो फिरो फिर चले जाना, वैसे भी तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। और अचानक ऑरलॉक वहाँ से चला जाता है। जब थॉमस को याद आता है कि एलन का पेंडेंट तो ऑरलॉक के पास ही है, उसने वापस नहीं किया, तो वो ऑरलॉक को आवाज देता है, पर ऑरलॉक गायब हो चुका था, जिससे थॉमस घबरा जाता है कि इतनी जल्दी वो कहाँ गया। खैर अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसकी चेस्ट पर पहले से ज्यादा पेन हो रहा था और जब वो अपनी चेस्ट को देखता है तो वहाँ एक और बाइट का निशान था, जिससे थॉमस समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेंशन का गेट तो बंद था, तो वो कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो एक बेसमेंट में चला जाता है और एक अंधेरे कमरे में उसे एक बहुत बड़ी कास्केट नजर आती है और थॉमस सस्पेंस के मारे उस कास्केट को खोल देता है और वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑरलॉक वहाँ पर सो रहा था। और थॉमस समझ जाता है कि गाँव के लोग सच कह रहे थे, ऑरलॉक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, वो एक डीमन है। और ऑरलॉक रात में उसकी चेस्ट पर काट कर उसका खून पीता है और जल्दी ही वो उसे मार डालेगा। अब इससे पहले कि ऑरलॉक थॉमस को मारता, थॉमस
थॉमस उस डीमन को मारने के बारे में सोचने लगता है और उसे याद आता है कि किस तरह से गांव के लोगों ने एक वैम्पायर को आयरन स्टिक से स्टैब करके मार दिया था। तो थॉमस भी वही तरीके से सेम उसी तरह पास पड़े हुए एक आयरन शवल से ऑरलॉक पर हमला करने ही वाला था, पर अचानक ऑरलॉक जाग जाता है और उसकी भयानक आंखें पूरी तरह से व्हाइट हो जाती हैं और इसका डिमोनिक रूप देखकर थॉमस एकदम डर जाता है और तभी ऑरलॉक उस पर हमला करके उसका खून पीने लगता है, जिससे थॉमस बेहोश हो जाता है। लेकिन इधर एलन भी काफी बीमार हो जाती है, उसे बुरे सपने आने लगते हैं और कभी कभी तो उसे सीजर अटैक्स भी आया करते थे, जिसकी वजह से फ्रेडरिक एक डॉक्टर विलियम को बुलाता है उसकी जांच करने के लिए। लेकिन उस डॉक्टर को एलन की बीमारी समझ में नहीं आती। इधर थॉमस को जब होश आता है तो वो देखता है कि ऑरलॉक ने अपने 3 भेड़िए थॉमस की निगरानी के लिए रखे हुए थे, पर थॉमस किसी तरह उनसे बचने में कामयाब हो जाता है और वो मेंशन की एक खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे बहती हुई नदी में जाकर गिर जाता है। इधर एलन का काफी बुरा हाल था, वो थॉमस को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी और काफी दिन से थॉमस के लेटर्स भी नहीं आ रहे थे और इसकी दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बुरे सपने उसे और ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी हालत मजीद बिगड़ती जा रही थी। ऊपर से थॉमस का बॉस हरनॉब भी लापता था और एलन कहती है कि मुझे तो वो आदमी शुरू से ही अजीब लग रहा था और हो ना हो थॉमस को उसने ही कहीं गायब करवा दिया है। फ्रेडरिक उसे समझाता है कि घबराओ मत, मैंने अपनी आदमियों को थॉमस को ढूंढने पर लगा दिया है, वो जल्दी ही मिल जाएगा। पर एलन जानती थी कि अब ये सब इतना आसान नहीं है। खैर फ्रेडरिक अपनी वाइफ एना से कुछ बात करने के लिए उसे साइड में ले जाता है, लेकिन अचानक एलन को फिर से सीजर अटैक आने लगते हैं और ये दोनों भागकर उसे संभालते हैं और कुछ टाइम के बाद मेंटल असाइलम के लोगों को हरनॉक मिल जाता है और वो उन्हें काफी अजीब और क्रीपी हालत में मिला था और एज अ व्यूअर्स हम समझ पाते हैं कि शायद से वो उस रिचुअल के बाद से पागल हो चुका है। स्टाफ बताता है कि हरनॉक उन्हें एक मार्केट में काफी भयानक और डिस्टर्बिंग हालत में मिला था, मतलब वो 3 भेड़ों को अपने हाथों से मारकर उन्हें कच्चा ही चबाकर खा रहा था। और जब फ्रेडरिक उसके सेलर में हरनॉक को देखने के लिए जाता है तो वो खुद भी डर जाता है, क्योंकि हरनॉक जिंदा चूहे पकड़कर खा रहा था और अभी भी उसके हाथ में एक जिंदा कबूतर था और देखते ही देखते वो जिंदा कबूतर का सर चबाकर उसे खा जाता है और चिल्लाने लगता है कि वो आ रहे हैं। फ्रेडरिक पूछता है कौन आ रहे हैं, तो हरनॉक कहता है कि मेरा मालिक, मेरे लॉर्ड आ रहे हैं और ये कहकर अचानक वो उन पर हमला कर देता है और जैसे तैसे वो लोग उसे कंट्रोल करते हैं। इधर एलन को फिर से सीजर अटैक आने लगते हैं और वो भी यही कह रही थी कि वो आ रहा है। ये देखने के बाद डॉक्टर फ्रेडरिक से कहता है कि हो ना हो एलन को जो बीमारी है उसका कनेक्शन हरनॉक से ही है और इसके बारे में पता चला है कि वो कोई ओकुलिस्ट है और वो भी ऐसी ही हरकतें कर रहा है और आज असाइलम में वो भी यही कह रहा था। इधर एक नन जंगल में लकड़ियाँ चुन रही थी और वो लकड़ियाँ चुनते हुए नदी के पास आ जाती है, जिसे अचानक थॉमस की बॉडी पानी में तैरती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो बाकी नन्स की हेल्प से और वो सब लोग थॉमस को अपने साथ ले आती हैं। इधर डॉक्टर एलन को जवाब दे देता है कि अब वो इस बीमारी को नहीं समझ सकता और वो फ्रेडरिक को अपने प्रोफेसर का नाम रिकमेंड करता है कि शायद वो एलन का इलाज कर सकेंगे, जिनका नाम प्रोफेसर एल्विन है। इधर थॉमस को होश आ जाता है और वो फौरन अपने घर जाना चाहता था, लेकिन नन्स उससे मना करती हैं कि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और इसकी बॉडी के अंदर खून ना होने के बराबर है, तो वो भी कुछ दिन यहाँ पर रेस्ट कर ले और कुछ दिनों के बाद चला जाए। लेकिन थॉमस कहता है कि वक्त बहुत कम है और उसे अपनी वाइफ एलन को बचाना होगा और थॉमस समझ चुका था कि ऑरलॉक का मेन टारगेट एलन ही थी, जिस वजह से उसने हरनॉक के जरिए थॉमस और एलन को अलग कर दिया था और ये डीमन किसी तरह से एलन से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उसे बुरे सपने आया करते थे और थॉमस का शक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यहाँ ऑरलॉक डीमन एक शिप के जरिए एलन के पास ही जा रहा था विस्बर्ग सिटी में। और यही नहीं, इस डीमन के साथ प्लेग वाले खतरनाक चूहों की एक फौज थी, जिन्हें वो शिप में अपनी कास्केट में रखकर लेकर जा रहा था। इधर थॉमस भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए निकल जाता है बिना अपनी जान की परवाह किए और दूसरी तरफ इस शिप में प्लेग फैलना शुरू हो गया था। अब पहले तो ऑरलॉक उनका खून पी के उन्हें मार डालता, जिसके बाद वो चूहे उसे खा जाते। इधर प्रोफेसर एल्विन एलन को देखने के लिए आते हैं, जिसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी और वो एलन से कहते हैं कि मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, अपना पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ। तो एलन शुरू से उन्हें सारी कहानी बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद उसके डैड भी उससे कटे कटे रहा करते थे, जिसकी वजह से वो काफी अकेली हो गई थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। तो एक दिन उसने रोते हुए प्रे की कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे प्यार करे और उसका ख्याल रखे। इसके बाद एक रात वो अपने डैड को खेतों में नेकेड पड़ी हुई मिली थी और उसके डैड ने उसे देखकर सिर्फ एक ही वर्ड बोला था, सिन। और वो फिर एलन को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कुछ सालों के बाद उसकी मुलाकात थॉमस से हुई। उन दोनों को प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली और इसके बाद से ही उसे ये सीजर
अटैक और डिमोनिक सपने आ रहे थे और उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर समझ जाता है कि एलन ने अनजाने में पक्का किसी डीमन को समन किया था जो इसे अट्रैक्ट हो गया है और उसने एलन को अपने लिए चुन लिया है और अब वो एलन को किसी और के होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो एलन के दिमाग से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से अचानक उसे सीजर अटैक आने लगते हैं। लेकिन फ्रेडरिक और बाकी सब प्रोफेसर की बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उस वक्त के लोग ज्यादातर जिन भूतों पर नहीं मानते थे। खैर रात के वक्त फिर से एलन को दौड़ा पड़ता है और सब लोग उसे संभालने लगते हैं, पर प्रोफेसर अपनी बात को साबित करने के लिए एलन के हाथ में एक बड़ा चाकू घुसा देता है, लेकिन एलन को कुछ भी नहीं होता, उसे जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं होता और प्रोफेसर कहता है कि इस वक्त एलन किसी दूसरी दुनिया के कांटेक्ट में है और प्रोफेसर एलन से पूछता है कि उसे क्या दिख रहा है, वो कहाँ पर है। एलन बताती है कि एक काली सी दुनिया है, एक काली परछाई है जो बड़ी होती जा रही है और वो मेरे करीब आ रहा है और अचानक वो डिमोनिक आवाज में चिल्लाने लगती है कि वो आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा। प्रोफेसर कहता है कि एलन किसी डीमन के कंट्रोल में है, पर वहाँ कोई भी डीमन वगैरह को नहीं मानता था। तो फ्रेडरिक कहता है कि शायद वो थॉमस की जुदाई सह नहीं पा रही, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। एना कहती है कि उसे अपनी हस्बैंड की जुदाई का सदमा लगा हुआ है, लेकिन प्रोफेसर अपनी बात पर अड़ जाता है कि नहीं, ये कोई सदमा नहीं बल्कि वो डीमन ही है और ये डीमन अब एलन को कैसे छोड़ेगा उन्हें कुछ पता नहीं। और वो कहता है कि आप लोग इसका ख्याल रखें, मुझे इसके बारे में रिसर्च करना होगी। और प्रोफेसर सीधा हरनोक से मिलने के लिए मेंटल असाइलम जाता है। इधर शिप पर ऑरलॉक के इन्फेक्टेड चूहे इंसानों को खा रहे थे और बाकी बचे जिंदा लोगों को ऑरलॉक खून पीकर मार रहा था। और इधर असाइलम में हरनोक मेंटल असाइलम के स्टाफ पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है अपने लॉर्ड को वेलकम करने के लिए। इधर एलन को महसूस होता है कि थॉमस आ गया है, तो वो भागकर घर से बाहर आती है और थॉमस सचमुच आ चुका था, पर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो घोड़े से गिरता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। एलन और बाकी सब लोग उसे संभालने लगते हैं और उसे घर के अंदर ले आते हैं और रात के 3 बजे डोर अचानक नॉक होता है और बाहर फ्रेडरिक के कुछ आदमी उसे कुछ बताने के लिए आए हुए थे क्योंकि वो एक शिप मर्चेंट था। तो वो पोर्ट पर देखने के लिए जाता है कि वो शिप उनके सिटी आ चुका था जिसमें ऑरलॉक और इन्फेक्टेड चूहे थे और शायद वो चूहे पूरे सिटी में फैल चुके हैं जिससे प्लेग फैलने का खतरा है। इधर वो हरनोक ऑरलॉक के कास्केट को ग्रीनवाल्ड मैनर में लेकर जा रहा था और ऑरलॉक को जानकर बहुत गुस्सा आता है कि थॉमस अभी भी जिंदा है और वो अपनी सिटी वापस आ चुका है। लेकिन हरनोक कहता है, माय लॉर्ड आप परेशान न हो, मैं खुद एलन को आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन ऑरलॉक उसे मना करता है कि वो जबरदस्ती एलन को अपने पास नहीं ला सकता, इससे वो उसके पास तो आ जाएगी पर उसके करीब नहीं आएगी। और वो बताता है कि एलन को फिर से ऑरलॉक को एक्सेप्ट करना होगा, हमें उसे इतना मजबूर करना होगा कि वो खुद मुझे एक्सेप्ट कर ले। इधर एलन थॉमस का ख्याल रख रही थी क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आया था, लेकिन एलन खुद बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मानो इनका कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड था। तो फिर से जुड़ने से एलन फिर से फौरन ठीक हो गई, जिस पर एना उसे कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपने हस्बैंड की जुदाई का सदमा है और उसके आते ही तुम बिल्कुल ठीक हो गई और तुम पर किसी डीमन का कोई असर नहीं है। इधर प्रोफेसर को दूसरी तरफ एक इन्फेक्टेड लाश मिलती है जिसकी जांच करने पर पता चलता है कि वो शख्स प्लेग से मरा है। कल रात जो शिप यहाँ पर आया था उसमें प्लेग वाले इन्फेक्टेड चूहे थे और इस तरह के और भी बहुत से केसेस आ रही हैं। लेकिन इस लाश के साथ एक अजीब बात ये थी कि इसकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं था, जिससे प्रोफेसर समझ जाता है कि ये किसी वैम्पायर का ही काम है जो इस सिटी में आ चुका है। और प्रोफेसर इस हरनोक के बारे में पूछता है कि उसे लेकर आओ और उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ से भाग गया, जिसे सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला कर कहता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्लेग नहीं बल्कि इससे कुछ बहुत ज्यादा बुरा है। और अचानक पूरे शहर पर अंधेरा छाने लगता है। इधर थॉमस को भी बहुत भयानक सपने आ रहे थे जिससे डर कर वो एलन को खुद से दूर फेंक देता है और कहता है कि वो किसी और रूम में जाकर सो जाए। तो एलन दुखी होकर वहाँ से उठकर एना के पास सोने के लिए आ जाती है और एना उसे अपने साथ सुलाने के लिए मान जाती है। लेकिन रात में अचानक सोते वक्त एलन अचानक से उठकर अजीब सी हालत में उस खिड़की के पास चली जाती है जहाँ अचानक और लोग उसके सामने आ जाता है और एलन सब कुछ समझ जाती है। वो कहती है कि वो तुम ही हो, यानी वो काली परछाई तुम ही हो जिसे मैंने अपनी बॉडी पर रेंगते हुए महसूस किया है। और ऑरलॉक एलन से कहता है कि तुम मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर एलन कहती है कि मैं थॉमस से प्यार करती हूँ, वो मेरा हस्बैंड है और तुम इंसान नहीं हो। जिस पर ऑरलॉक कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इंसानों के लिए नहीं बनी, तुम सिर्फ मेरी हो और थॉमस ने तो तुम्हें चंद सोने के सिक्कों के लिए बेच दिया। और वो उसे वही कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि थॉमस ने सोने के सिक्कों के एवज तुम्हें डिवोर्स देकर ये रिश्ता खत्म कर दिया है, लो अब तुम भी साइन करके रिश्ता खत्म कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। जिस पर एलन कहती है कि तुम धोखेबाज हो, जरूर तुमने उसे धोखे से साइन करवाए होंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद और लोग गुस्से में आकर उसे धमकी देने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। और वो कहता है कि थॉमस और अपनी सिटी को बचाने के लिए तुम खुद मुझे एक्सेप्ट कर लो पहले की तरह, वरना मैं सारे शहर को थॉमस समेत मार डालूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा और आज से तुम्हारा वक्त शुरू हो रहा है। और अचानक और लोग वहाँ से गायब हो
जाता है। लेकिन तभी अचानक एलन की आंख खुल जाती है, यानी और लोग एक सपने के जरिए से एलन से कनेक्ट था और वो तब से एलन से जुड़ा हुआ था जब एलन ने उसे समन किया था। खैर एलन देखती है कि एना जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और वो इन्फेक्टेड चूहे उसे खा रहे थे। उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पूरा टाउन दरम बरम हो रहा था और बचे हुए लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था। और इधर एना को भी एलन की तरह दौरे पड़ने लगते हैं और वो किसी परछाई का जिक्र करती है कि वो आ रहा है और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगती है और फ्रेडरिक सारा इल्जाम एलन पर लगा देता है कि तुमने अपनी तरह इसे बीमार कर दिया है और इसे अपनी बातों से पागल कर दिया है। और इस बात पर उसका एलन से झगड़ा हो जाता है और फ्रेडरिक थॉमस और एलन को अपने घर से निकाल देता है और वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। इधर वो प्रोफेसर हरनॉक के ऑफिस की छानबीन करता है, जहाँ उसे एक पुरानी बुक मिलती है जिसके ऊपर इन्वर्टेड पेंटाग्राम वाला सिंबल बना हुआ था और यही सिंबल हमने ऑर्लो की कास्केट पर भी नोट किया था और हरनॉक भी इसी सिंबल के साथ रिचुअल कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि ये सिंबल सोलोमनारिस का स्पेशल सिंबल है और ये बुक भी सोलोमनारी पर लिखी गई थी और माना जाता है कि सोलोमनारी ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले जादूगर जैसे लोग हुआ करते थे। वो थे तो इंसान ही, पर उनके पास बहुत सी मैजिकल पावर्स थी। उन्हें ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक में महारत हासिल थी, यहाँ तक कि ये लोग मौसम वगैरह को भी मैनिपुलेट कर सकते थे। और उन्हें सोलोमनारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को ही यूज करते थे और इन्हें अपना गुरु मानते थे। और ये सोलोमनारी की हाइट भी 7 फुट या इससे ज्यादा हुआ करती थी। और ओरलुक भी दरअसल एक सोलोमनारी था जो बाद में एक बिलेल डीमन की हेल्प से वैम्पायर में बदल गया, जिसे नोसफेरातो कहा जाता है। खैर किसी तरह इस बुक से प्रोफेसर को पता चल जाता है कि नोसफेरातो के कर्ज को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है खुद एलन, यानी उन्हें एलन का सेक्रीफाइस करना होगा, जिससे नोसफेरातो जुड़ा हुआ है और तबाही मचा रहा है। एलन के सेक्रीफाइस से ही ये कर्ज खत्म होगा क्योंकि उसी ने इस डीमन को समन किया था। प्रोफेसर एलन से बात करने के लिए जाता है, पर फ्रेडरिक उसे बताता है कि उसने उन दोनों को घर से निकाल दिया है, वो अपने घर चले गए हैं। प्रोफेसर फ्रेडरिक को नोसफेरातो वाली सारी बात बताने लगता है, पर फ्रेडरिक को यह सारी कहानी बकवास लगती है और वो कहता है कि यहाँ प्लेग फैला हुआ है, जगह जगह लोग मर रहे हैं और तुम नोसफेरातो जैसी बकवास सी बातें कर रहे हो। और वो प्रोफेसर को भगा देता है, लेकिन प्रोफेसर वहाँ से सीधा एलन के घर की तरफ निकल जाता है। इधर एलन भी थॉमस को अपने पास के बारे में सब कुछ बता रही थी कि मैंने अनजाने में उस डीमन को समन किया था और हम दोनों ने एक दूसरे को अपने लवर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मैं बहुत यंग थी, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। शादी से काफी साल पहले मैंने उसे भुला दिया था, पर वो मुझे आज भी चाहता है और मुझे वापस पाना चाहता है और मेरे लिए ही यहाँ तक आया है। और बातें करते करते अचानक एलन फिर से डीमन के कंट्रोल में आकर अजीब सी बातें करने लगती है और वो थॉमस को उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, इसलिए तुम मुझे ट्रांसिल्वेनिया जाकर भूल गए और तुमने मुझे लेटर लिखने भी बंद कर दिए क्योंकि तुम्हारा मुंह सोने के सिक्कों से भर दिया गया था। और वैसे भी जब मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मना किया था तो तुम जानबूझकर गए थे क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा दौलत प्यारी थी। और ये कहकर वो घर की महंगी और एंटीक चीजों की तोड़फोड़ करने लगती है और बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और कहती है कि मैंने तो तुमसे शादी करके ही गलत और तुमने तो कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की। और ये कहकर वो गुस्से में अपना ड्रेस फाड़ने लगती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे उसकी आंखें बिल्कुल डिमोनिक हो जाती हैं और वो अजीब सी डिमोनिक रूप में आ जाती है। और थॉमस कहता है कि वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा है, पर अचानक एलन ठीक हो जाती है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। और अचानक फिर से वो सिडक्टिव वे में मॉक करती है, तुमने तो कभी मुझे उसकी तरह प्यार ही नहीं किया। ये सुनकर थॉमस की ईगो हर्ट होती है और वो गुस्से में आकर एलन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो एलन का डिमोनिक रूप देखकर डर जाता है और दूर हट जाता है, जो कि ओरलुक नहीं किया था ताकि वो एलन से दूर रहे। जब एलन होश में आती है तो वो थॉमस को गले लगाकर रोती है और वो कहती है कि अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन थॉमस कहता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं उससे लड़ूंगा। इधर एना और फ्रेडरिक सो रहे थे तो एना को अपने बच्चों की रोने की आवाज आती है और वो देखने के लिए जाती है, जहाँ पर अचानक से ओरलुक आ चुका था, जो उसके सामने ही उसके दोनों बच्चों का खून पीकर उन्हें मार डालता है। और ये सब कुछ देखकर एना की रूह कांप जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो डीमन एना का खून पीकर उसे भी मार डालता है। और सुबह फ्रेडरिक अपनी बीवी और बच्चों की ब्लडलेस बॉडी देखकर मान चुका था कि डीमन सच में एग्जिस्ट करते हैं और वही निशान थॉमस की चेस्ट पर भी थे, तो अब उसे यकीन आ चुका था कि डीमन सच में होते हैं। जिसके बाद सब लोग मिलकर ओरलुक को खत्म करने की प्लानिंग करने लगते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि जब ओरलुक अपनी कास्केट में सो रहा होगा उसी वक्त हम उसे आयरन स्वॉर्ड से मार डालेंगे। लेकिन प्रोफेसर को इस बात का पता था कि ये प्लान बेकार है क्योंकि ओरलुक बहुत
बहुत खतरनाक डीमन है और सोते हुए भी उसका माइंड जाग रहा होता है और अपनी मैजिकल पावर से उसे पता चल जाएगा कि वो लोग उसे मारने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्रोफेसर एलन को एक साइड पर ले जाकर एक और सीक्रेट प्लान बताता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और वो बताता है कि और लोग डीमन को सिर्फ तुम खत्म कर सकती हो क्योंकि तुम पिछले जन्म में गॉडेस आयरिस की प्रेशियस थी जो इस जन्म में हमें इस डीमन से बचाने के लिए आई है। और वो सारा प्लान एलन को समझाता है और ये भी कि उसे अपना सेक्रीफाइस देकर इस टाउन और थॉमस को बचाना होगा, जिस पर एलन फौरन मान जाती है। और रात में फ्रेडरिक अपनी बीवी बच्चों की लाश के पास बैठा रो रहा था, लेकिन वो लाशें प्लेग से इन्फेक्टेड थी जिसकी वजह से फ्रेडरिक भी वहाँ पर मारा जाता है। जब थॉमस को पता चलता है कि उसका दोस्त भी मर गया तो वो लोग उनकी बॉडीज को जला देते हैं ताकि प्लेग यहाँ पर रुक जाए। लेकिन थॉमस को ऑर्लक पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो सुबह नहीं बल्कि अभी जाकर उस डीमन को मार डालेगा। और वो सब लोग मिलकर ग्रीनवाल्ड मैनर की तरफ जाने लगते हैं और सबसे ज्यादा चूहों वाली जगह देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ऑर्लो की कास्केट यहीं कहीं होगी। और ऐसा ही होता है, उन्हें वो कास्केट मिल जाती है और वो लोग उसका ढक्कन खोलते ही थॉमस जल्दी से ऑर्लो के चेस्ट में एक आयरन स्वॉर्ड स्टैब करके उसे मार डालता है। पर ये क्या, वहाँ ऑर्लोक नहीं बल्कि उसका सर्वेंट हरनोक था जो थॉमस को हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की फिक्र करनी चाहिए थी। और प्रोफेसर तो ये सब कुछ जानता था और वो जानबूझकर सबके साथ यहाँ पर आया था ताकि वहाँ एलन रियल प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। और थॉमस के सामने प्रोफेसर हरनोक पर एक और हमला करके उसे मार देते हैं। लेकिन थॉमस सब कुछ समझ चुका था कि अगर ऑर्लोक यहाँ पर नहीं है तो वो एलन के पास होगा, और वो फौरन भागकर घर के लिए निकलता है ताकि वो एलन को बचा सके। और पीछे से प्रोफेसर उस कास्केट को और पूरी बिल्डिंग को आग लगा देता है जिसमें वो इन्फेक्टेड चूहे भी जलकर मर जाते हैं। और इधर एलन दुल्हन की तरह तैयार होकर ऑर्लोक को फिर से समन करती है और उसे फिर से एज अ लवर एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि तुमसे ज्यादा प्यार तो मुझे और कोई कर ही नहीं सकता। और यही तो ऑर्लोक चाहता था। और वो फाइनली एलन के करीब आ जाता है और उसके साथ फिजिकल होने लगता है और एलन की चेस्ट से उसका खून पीने लगता है। और वो एलन से कहता है कि वो भी ऑर्लोक का खून पिए जिससे वो भी वैम्पायर बन जाएगी, पर वो ऐसा नहीं करती और वो किसी तरह से ऑर्लोक को बातों में उलझा देती है। ऑर्लोक उसके प्यार में ये देख ही नहीं पाता कि सुबह हो चुकी थी और ये सब तो दरअसल एलन और प्रोफेसर का प्लान था उसे मारने के लिए। और सुबह होते देखकर ऑर्लोक वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर एलन उसे और सेड्यूस करके उकसाने लगती है। पर अचानक उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो समझ जाता है कि ये एलन का धोखा था, वो उसे धोखे से मारना चाहती थी। और ये बात जानकर ऑर्लोक भी उसे मारने लगता है। पर अचानक ऑर्लोक को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और एलन उसे सनलाइट में लेकर आ जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही ऑर्लोक जलकर मर जाता है। पर तब तक एलन भी मारी जा चुकी थी। जब तक थॉमस वहाँ पर पहुँचता है तो बहुत देर हो चुकी थी। ऑर्लोक और उसके कर्ज को खत्म करने के लिए एलन ने अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया था। फाइनली ऑर्लोक का अंधेरा विस्बर्ग सिटी से खत्म हो जाता है और वो सारा का सारा प्लेग भी सूरज की रोशनी से खत्म हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि एंडिंग आपको बाकी मूवीज की तरह बोरिंग सी लगी होगी, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया की पहली आइकॉनिक वैम्पायर मूवी नोस्फेराटु ही थी और वैम्पायर सूरज से जलकर मर जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले इसी मूवी नोस्फेराटु में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसके बाद जितनी भी वैम्पायर मूवी बनी है सबने इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। इसलिए आज तक हमें भी यही लगता था कि सनलाइट से वैम्पायर जलकर मर जाते हैं, लेकिन फोल्कलोर के मुताबिक सनलाइट से वैम्पायर सिर्फ वीक होते हैं, मरते नहीं। तो ये जो सनलाइट से जलने वाला कॉन्सेप्ट है ये इसी मूवी की देन है। तो फ्रेंड्स, ये थी नोस्फेराटु मूवी की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।